आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जेवर विधानसभा के गोपालगढ़ गांव में मौजूद हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो बातें होती हैं, चाहे वो राजनीति, चाहे गांव, चाहे शहर, हर जगह एक कॉमन वर्ड यूज होता है और वो है किसान। आज तक जब से देश आज़ाद हुआ तब से अब तक किसानी की इतनी बातें होती हैं, आय दोगुनी करना, किसान की खेती को आसान करना। मतलब आप समझिए कि विधानसभा हो या संसद भवन हो, मेन सेंट्रलाइज जो मुद्दा होता है वो किसानी होता है। लेकिन आप ये देखेंगे कि किसान की स्थिति में आज भी कोई सुधार नहीं है। चाहे उनकी किसानी की लागत हो, आप यूं कह लें कि किसान अपने लागत से ही परेशान रहता है। आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे ट्रैक्टर के बारे में जिसने किसानी के ट्रैक्टर वाले लागत को लगभग शून्य कर दिया, या क्यों कह ले समाप्त कर दिया। लेकिन इससे पहले मैं आपको उस व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जिसने इसको संभव कर दिखाया। जो जमींदार घराने से आते हैं, जिनके पास संसाधन उपलब्ध थे अपने जीवन में सफलता के चरमोत्कर्ष पे जाने को, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना और बनाया एक ऐसा ट्रैक्टर जो आने वाले समय में पूरे देश के किसानों की खेती में लागत को अप्रत्याशित रूप से कम कर देगा। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं उस किसान नेता से जिनका नाम है योगेश तलान। संदीप भाई, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जिस तरह से आप एक खोजी पत्रकारिता करते हैं, गांव-गांव जाके नई नई चीज़ों को निकाल के लाते हैं, और कहीं ना कहीं इससे देखिए देश में कुछ लोगों का भला भी होता है। और जिस तरह से एक आपका ये सोशल जो नेटवर्क है, आप जिस तरह से खोजते हैं चीज़ों को, एक तरह से जो विलक्षण चीज़ें हैं या विलक्षण प्रतिभाएं हैं, उनको जब आप खोज कर निकाल के लाते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा हमेशा से ये रहता है कि हमारे देश में सब कुछ आज भी मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं का दूरदर्शी ना होना, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉपर तरीके से ना चलना, ये सब कुछ जो है बिगाड़ता चला जा रहा है। तो हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों की ज़रूरत है देश को, जो इस बात को समझ के और इतने बड़े निर्माण को अंजाम दे। ये वरदान जो आपको दिख रहा है, बिल्कुल मुझे तो लगता है किसानों के लिए वरदान है। और मैं अभी 2 दिन पहले आया था, तो हमारे ही गांव के रमेश के फार्म हाउस पे इस ट्रैक्टर को मैंने खुद चलाया, वो रील भी मैंने डाली हुई है अपने पेज पे। तो ये एक बड़ी बात है। मैं चाहता हूं पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। संदीप जी, देखिए, मेरे दादा को मैंने देखा है, परदादा को तो नहीं देखा है। मेरे दादा जब खेती करते थे, बचपन में जब समझते हैं आप कि जब आदमी को होश आता है तब वो देखता है कि अपने सराउंडिंग्स में क्या क्या है। तो मैंने देखा बड़ी जमींदारी थी। तो उस समय इंग्लैंड से ट्रैक्टर आता था और बेलारूस से आता था। हमारे देश में कोई ट्रैक्टर नहीं बनता। तो सभी लोग हल और बैल से खेती किया करते थे, और हमारे भी कुछ पार्ट में हल बैल से ही खेती हुआ करती थी। जब पहला ट्रैक्टर बेलारूस से आया, तब ट्रैक्टर को देखा और जाना। बहुत ही छोटी अवस्था थी। उसके बाद से अब तक आपने देखा है कि जिस तरह से किसानों की एक बहुत बड़ी ज़रूरत हो गई ट्रैक्टर, उस प्रकार से देश में
कई सारे निर्माता भी आए जिन्होंने अभी भी बना रहे हैं ट्रैक्टर्स। लेकिन अगर और दूसरे फील्ड को आप देखें तो उतनी प्रगति किसानों के क्षेत्र में और खासकर जो किसानों के यंत्र हैं हमारे देश में उन पर नहीं हुई। आप आज हाईटेक टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं या एआई की बात, एआई का युग अब शुरू हो गया है, इससे पहले भी कंप्यूटराइज हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। गाड़ियों में आप देखिए कि हम लोग एम्बेसडर, कॉन्टेसा, फिएट, वो ज़माना भी हमने देखा है, उसमें हम चलाई भी हैं, चली भी हैं। तो आज के युग में कहाँ गाड़ियाँ पहुँच गई हैं। आप रिमोट से कंट्रोल करते हैं गाड़ियों को, आप क्रूज कंट्रोल करते हैं गाड़ियों को, तो युग बदल गया। लेकिन किसानों के साथ में जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री है वो वहीं की वहीं है। एक पहलू तो ये है। उसके बाद में हमने अपने पिताजी को देखा, उन्होंने भी खेती किसानी की, तब तक जो है दूसरे ट्रैक्टर्स भी आ गए क्षेत्र में और दूसरे यंत्र भी आए, लेकिन ये बहुत ही नाकाफ़ी रहे। यहाँ मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों, क्योंकि उनकी जिज्ञासा बढ़ रही होगी, हम यहाँ ये जानना चाहते हैं, मतलब अपने दर्शकों के लिए वो जानना चाहते हैं, मतलब ये वीडियो देख के वो जानना चाह रहे होंगे कि एक व्यक्ति जो इस तरह के घराने से संबंध रखता है जहाँ पे कोई अभाव नहीं और एक बड़ी हस्ती जिस घर में पहले से मौजूद हो, तो निश्चित तौर पे बचपन में आपको जो शिक्षा दी गई होगी और जो हम थोड़ा आपके उस एजुकेशन को जानना चाहते हैं। देखिए, और एक बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा, मैं 12th क्लास तक आप समझ लीजिए कि मैंने सिर्फ देखा खेती को। हाँ, वही मैं अपने खेतों तक भी ये नहीं जा पाया कि मैं सारे खेत भी अपने देख पाऊँ इस तरह से। तो खेती करना तो बड़ी दूर की बात थी। एग्जैक्टली। और 12th में भी कोई ऐसा नहीं था कि जो है करने के बाद में फिर इंजीनियरिंग करने हम चले गए। तो इंजीनियरिंग करने के बाद में मेरे पिताजी और मेरे दादाजी के बीच में बड़ी रस्साकसी रहती थी कि बेटा अब इतना अच्छा से जो है ना एजुकेशन लिया है और अब इसको विदेश जाना चाहिए। हाँ, पिताजी कहते थे कि विदेश जाना चाहिए, दादाजी कहते थे कि भाई यहाँ पर इतना सारा साम्राज्य है, इसे कौन संभालेगा, तो इसको यहाँ पर कुछ करना चाहिए। सही है। खैर, उस रस्साकसी में फिर भी ये हुआ कि ना चलो हमको दुनिया देखनी चाहिए। तो संदीप जी देखिए, देश देखा पूरा, कॉरपोरेट सेक्टर भी देखा, विदेशों की टेक्नोलॉजीज भी देखी, विदेशों में ये जो फार्मर्स हैं, जो एडवांस्ड कंट्री हैं, उनमें भी किस तरह से किसान काम कर रहे हैं वो भी देखा। तो अब चूंकि डीएनए में तो किसान हैं, तो ज़्यादातर लगाव वही रहा कि कैसे एग्री सेक्टर जो है देशों में और विदेशों में किस तरह से जो है ना लोग उस पर सस्टेन करते हैं, किस तरह से उसको एक जो है ना कॉरपोरेट सेक्टर में भी लोग उसमें काम कर रहे हैं। उन सारी चीज़ों को देखता रहा। तो जब कभी यहाँ पे आता गांव में तो पिताजी हमेशा यही बात कहते कि आप को अपने देश के लिए या अपने गांव के लिए या अपने किसानों के लिए कुछ करना चाहिए। ये बड़ी बात है, मैं आपके पिताजी को नमन करता हूँ, वो आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आज तालांसर, आज के दौर में मैं देखता हूँ कहीं पे भी गांव में कोई भी व्यक्ति, कोई लड़का जो पढ़ रहा है या कोई कुछ नौकरी कर रहा है, उसके पास बड़ी खेती है, लेकिन जैसे ही वो किसानी की बात करता है, जैसे वो कहता है कि खेती अच्छे से करनी चाहिए, किसानी हमारे ब्लड में है, जैसा आपने कहा, तो गार्जियन जैसे ऐसे उसके अगेंस्ट एक लॉबी, मतलब जैसे कि वो कोई क्राइम, मतलब खेती करना क्राइम की तरह ट्रीट करने लगते हैं। जैसे वो कहते हैं कि 10,000 की जाके नौकरी कर लो, लेकिन तुम ये खेती से दूर रहो। ये एक बहुत बड़ी आज के डेट में समस्या है। देखिए, इसमें संदीप जी समस्या नहीं है, त्रासदी है। हाँ, वही त्रासदी है, क्योंकि उसका एक बड़ा रीजन है। देखिए, देश में 80% आज लोग किसानी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है कि जब उनको उनकी उपज का, उनकी लागत का सही मूल्य नहीं मिलता है, तो फिर वो अपने आप को एक तरह से मतलब डेस्परेट फील करते हैं और इससे मुंह मोड़ते हैं। हाँ, नहीं, स्थिति ये है कि किसान ही किसानी की बात करने पर ऐसे नफरत भरे अल्फाज होते हैं उसके कि तुम क्या चाहते हो कि हम आत्महत्या कर लें। मैं बहुत सारे गाँव में गया और मैंने बात की जिनके बहुत सारे ज़मीनें हैं, और वही उसी घर का लड़का जो शहर में काम कर रहा है,
उसको एक वरीयता देना और गांव में जो किसानी कर रहा है उसको बिल्कुल दोयम दर्जे की तरह देखना, ये कैसा आप देखते हैं इस बात? देखिए, मैं इस बात में अब मैं अपने जो मेरा प्रैक्टिकल जो रहा जी अब मैं उसको जोड़ता हूँ आपके साथ। सारा कुछ होने के बाद जी अल्टीमेटली ये मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपना कॉर्पोरेट कल्चर छोड़ दूंगा। और मैं ये प्रेरणा मेरे फादर ने मुझे दी, तो बस उन्हीं की बात को फॉलो करने के लिए। और दूसरा, फिर जब ये भावना जगी कि यस मुझे कुछ करना चाहिए, तो मेरी मिट्टी के लिए भी कुछ ना कुछ जो है योगदान होना चाहिए, तो आई कम बैक हियर। तो मैंने जब यहाँ आके देखा तो सबसे पहले मैंने यही काम किया कि मैंने जो खेती थी वो खुद से करना शुरू किए। लेबर थी, नौकर भी थे, सारा कुछ चीज़ें हैं, आपने देखा है उस तरह से। लेकिन जब मैं उसमें डीपली इन्वॉल्व हुआ, मैं खेतों पे जाता, लेबर के साथ में बैठता, बात करता, उनकी एक्टिविटी देखता, वो सारी चीज़ें देखता, फिर इसका क्या पोटेंशियल निकला, कितना हमको यील्ड मिला, कितना हमारा उसमें सारा एक बैलेंस शीट बनाया, तो देखा कि आप तो छोटे किसानों की बात करते हैं, मैं कहता हूँ जिनके पास 100-100 200-200 एकड़ जमीन है, वो लोग भी इस तरह से नहीं सोचते कि हमें कितना हमने लगाया और कितना हमको मिला। तो इसलिए ये त्रासदी है कि एक छोटा जो किसान है उसके पास एक पूंजी तो है नहीं, या तो वो बैंक से कर्ज लेता है, नहीं भी लेगा तो वो जो भी संसाधन उसके पास मौजूद है उसके साथ में वो खेती करेगा, तो उसकी मजदूरी की तो कीमत कभी उसको मिलती ही नहीं है। वो सिर्फ ये देखता है कि भाई हमने लगाया क्या, बीज की कॉस्ट क्या आई, हमने ट्रैक्टर चलवाया खुद का या ट्रैक्टर किसी से किराए पे लेके चलाया, तो उसमें कितना हमारा डीजल लगा, उसकी क्या कॉस्ट आई, उस तरह से वो बस जोड़ता कभी नहीं है। लेकिन ये देखता है कि लास्ट में मेरे पास इतना पैसा था, आज मेरे पास इतना पैसा है। चूंकि आज बात एक कह लीजिए एक वरदान की नहीं, एक वरदान की हो रही है। अब हमारे दर्शक इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि एक इंजीनियर, एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी के दिमाग में ये वरदान ट्रैक्टर बनाने का आइडिया कैसे है? देखिए, जब हमने अपनी खेती शुरू की जी, तो हमने देखा कि एक तो लेबर का जो कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा आता है, दूसरा जो कंपोनेंट है इसमें जब हमारे ट्रैक्टर चलते हैं तो डीजल पे हम लाखों रुपया खर्च करते हैं। आप ये देखिए कि छोटा किसान है, भले ही चाहे वो हज़ारों में खर्चा करे, लेकिन अगर आप साल का लगाते हैं तो कोई ऐसा किसान नहीं मिलेगा जिसके पास लाख से कम का वो डीजल फूंकता हो। तो एक ये बड़ा कंपोनेंट था उसमें, कॉस्ट में ये था। दूसरी चीज़ें ये थी कि उसको टाइम पे, कई बार जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है उसको कई बार टाइम पे ट्रैक्टर नहीं मिलता था, तो उसकी फसल का जो है ना वो भी नहीं होती थी। तो जब हम अपनी खेती करते थे तो बगल में जितने दूसरे किसान हैं मैं उनको भी देखता था, गांव के मेरे और भी जितने लोग भाई किसानी कर रहे हैं उनको भी देखता था, जहाँ जहाँ जाना होता था वहाँ पर भी देखते थे कि किस तरह से किसानों की दुर्गति हो रही है। तो पहले मैंने अपने यहाँ पर अप्लाई किया, मेरे बाग भी हैं, बाग के लिए हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए थी वो सब चीज़ें देखी। तो जो पुरानी चीज़ें सब चली आ रही थी पिछले ज़माने के हिसाब से, जो है पिताजी और दादाजी के टाइम से, तो देखा मैंने कि उसमें बहुत सारा वियर एंड टियर भी है, मेंटेनेंस भी है, फिर उसको चलाने में बड़ी तकलीफ होती है। तो पहले मैंने उसका जो है एक तरह से मैकेनाइजेशन किया मैंने अपनी एग्रीकल्चर, अपनी खेती को। सबसे पहले मैंने ये देखा कि जो विदेशों में जिस तरह से खेती करते हैं वहाँ पर बड़े बड़े खेत होते हैं, हमारे यहाँ वो कंसेप्ट नहीं है, लेकिन बड़े बड़े खेत को भी वहाँ आराम से एक आदमी या दो आदमी आराम से खेती कर लेता है, क्योंकि उनके पास उस तरह की मशीनरी है, उस तरह के ट्रैक्टर्स हैं कि वो आसानी से उसको खेती कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा तो हमारे देश में मुझे जब लगा कि एक ऐसा मल्टीपल मशीन, जो ट्रैक्टर जिसको आप कह सकते हैं, लेकिन वो भी अभी तक हमारे देश में अधूरा रहा है, उसको आप एक मल्टी टास्किंग मशीन नहीं कह सकते हैं जैसा विदेशों में। तो एक चैलेंज तो ये था कि पहले हमको मॉडर्नाइजेशन पे जाना पड़ेगा। दूसरा कंपोनेंट था कि लेबर का, तो हम कैसे लेबर कंपोनेंट कम करेंगे। तो इसका जैसे आपने जब आप देखेंगे ब्राजील में आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए, मैक्सिको में आप देखिए, तमाम ये ऐसे कंट्री हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें आप जब खेती का वो देखेंगे तो वहाँ पर सिंपल एक ही परिवार है और वो हजारों एकड़ जमीन को वो कल्टीवेट करते हैं। हाँ, क्योंकि उनके पास में मशीनरी है। हाँ, मुझे लगता है प्रशिक्षण भी उनका थोड़ा एग्जैक्टली, क्योंकि वहाँ पर जो है ना उस तरह की चीजें हैं, तो उसको वहाँ के फार्मर अडॉप्ट करते हैं। तो ये दो चीजों पर मैंने फोकस किया यहाँ। और फिर जब मैं दयनीय अवस्था देखता हूँ, आज भी देख रहा हूँ किसान की, तो मुझे तो पूरे
मतलब इस वर्ल्ड में अपने यहाँ से दयनीय दूसरे किसी देश का किसान नहीं है। क्योंकि यहाँ पर किसान का हर स्थिति में तो शोषण है उसको, ना तो उसके पास अच्छे से सब्सिडी है किसी भी इम्प्लीमेंट्स पे, ना उसके पास अच्छे से बीज हैं, ना उसके पास में जो इस तरह की जो मशीनें हैं जो अल्ट्रा मॉडर्न कह सकते हैं आप उनको, या मॉडर्न टेक्निक वाली मशीन कहते हैं, वो भी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है किसान यहाँ का परेशानी में रहता है इसके चलते। तो इन सब को सोच के जब मैंने प्रैक्टिकल देखा कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर चूंकि मोटिव वही था कि मुझे कुछ करना है। अब क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ये भी फायदे हैं कि आपका दिमाग जो है ना टेक्निकली चलता रहता है। ये आपके लिए इस वरदान के लिए वो वरदान है। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने अच्छा दूसरी चीज और भी देखी है, एक इसके साथ सेंटीमेंट जुड़ा। मैंने ऐसे बहुत सारे किसान देखे कि जिनका फसल का टाइम आ गया, उनका जुताई बुवाई का, लेकिन उनके पास डीजल के लिए पैसे नहीं थे। ये बात मुझे दिल पे लगी। तो वो क्या करते हैं कि गांव का जो साहूकार है या कोई अपना मित्र है या कोई जैसा भी है, उससे वो पैसे उठाते हैं। बिल्कुल सही बात। तो वो पैसे लेके फिर वो डीजल डलवाने जाते हैं, तब वो डीजल से खेती करते हैं, और जब उनका 6 महीने के बाद में फसल बेचने के बाद में जो पैसा आता है, तब वो उस पैसे को चुका पाते हैं। मेरा सवाल एक और है कि इसके फीचर्स का मतलब मैं यहाँ ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इस ट्रैक्टर को हम किस किस पर्पज में यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इसके फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें हमने बहुत सारी हाईटेक चीजें भी दी हैं, और वो नीड है आने वाले समय की। और फिर हमें ये लगता था कि भाई मेरा किसान क्यों नहीं वो हाईटेक यूज करेगा जो हाईटेक गाड़ियों में लोग यूज करते हैं। तो हमने इसमें जैसे ब्लूटूथ दे दिया है। अच्छा, हाँ, ट्रैक्टर में ब्लूटूथ दे दिया है। आपके मोबाइल से ऑपरेट होगा ये। ओके, मतलब आईओटी का भी कंसेप्ट हमने आईओटी दिया है इसमें। तो हमारे आईओटी में आप ये देखिए जियो फेंसिंग भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रैक्टर 10 किलोमीटर के दायरे में ही रहे तो वहीं जाकर ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, उस तरह की चीजें हैं। आप अपने मोबाइल पे, आपका ड्राइवर मान लिया ट्रैक्टर चला रहा है खेत में, तो आप यहीं बैठे स्पीड चेक कर लेंगे कि आपके ट्रैक्टर की क्या स्पीड है, कब वो चार्ज हुआ, कितने लोड पे चल रहा है। आप यहीं से बैठे उसको एक और सिक्योरिटी होगी कि चोरी नहीं हो सकती। नहीं, वो तो नहीं, वो तो उसमें हमने पासवर्ड दिए हैं, लॉक दिया है। और आप चाहें तो अपने मोबाइल से ट्रैक्टर को बंद कर सकते हैं। वो जब तक आप उसमें पासवर्ड नहीं डालेंगे वो ट्रैक्टर ऑन नहीं होगा। तो इस तरह के जो ये अल्ट्रा फीचर्स हैं, ये जो हाईटेक जो आजकल के जो मॉडर्न फीचर्स हैं, वो सभी दिए हैं। बिल्कुल। फिर उसमें सारी चीजें डाली है कि मान लिया जैसे 20% बैटरी जब रह जाएगी तो वो आपसे कहेगा दिस इज अ टी टाइम, नाउ यू मे गो टू रेस्ट, अभी आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, ठीक है ना। या 10% जब रह जाएगी तो कहेगा कि आप अपने घर चले जाइए, 10% आपका बैकअप बचा है। तो किसान को क्योंकि काम करते करते कुछ चीजें ध्यान में नहीं रहती हैं, तो इसलिए वो सारी चीजें डाली गई। वो सारी चीजें आपने इसमें ऐड की। हाँ। और एक चीज और बड़ी बता दूं मैं आपको, देखिए ट्रैक्टर का एक कंसेप्ट था अभी तक लोगों के दिमाग में भी और प्रैक्टिकल में भी यही रहा कि ट्रैक्टर माने धूल मिट्टी खाना। हमारे देश में एसी ट्रैक्टर का कंसेप्ट रहा नहीं, कभी नहीं। ये दुर्भाग्य है। हमारा इस मॉडल से लेके जो हमारा 120 हॉर्स पावर तक का जो मॉडल है, सभी ट्रैक्टर्स इक्विप्ड विद एसी हैं। मतलब आने वाले समय में किसान एसी में बैठकर आप अपना खेती करिए, आपको धूल मिट्टी में बिल्कुल नहीं जाना है। तो उससे किसान की एक तो क्षमता बढ़ गई काम करने की, दूसरा उसका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जो किसान को बहुत जरूरी थे। तो इसलिए हमने एसी केबिन का भी ऑप्शन दे दिया उसमें। अब सवाल ये है कि इसको ऑपरेट कैसे करेंगे। मतलब ये ऑपरेशन एक बड़ी चीज हो गई यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रैक्टर बिल्कुल हटके है, चीजें हटके हैं। ट्रैक्टर में एसी, ये एक बड़ी बात मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को जो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन जो आपने किया, चूँकि बेसिक से लेके पूरा इसको लाने तक, मैं संघर्ष पे नहीं जा रहा हूँ। दर्शक आप ऐसे ही इस बात को समझ रहे होंगे कि एक ट्रैक्टर को अपने मतलब एक पूरा जीवन लग जाता है किसी नए भी चीज़ को इन्वेंट करने में। तो तालान जी ने कितना संघर्ष किया होगा इसके लिए, कितना इनका खर्च हुआ होगा, हम उन सब बातों पे नहीं जा रहे हैं, वो आप समझ रहे होंगे। हम कम समय में ऑपरेशन पे आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो आपने इसका किया उसके बारे में बताइए। ये संदीप जी, आज भी हमारे देश की दुर्दशा इस बात पे है ट्रैक्टर को लेके कि ट्रैक्टर में जो इम्प्लीमेंट्स हैं जो होने चाहिए वो नहीं लग पा रहे हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लिया कुछ इम्प्लीमेंट्स हैं जो कि
हमें बहुत ज़रूरी हैं, जिस पर लेबर का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा आता है, लेबर खर्च बहुत ज़्यादा आता है। जब हम अपने धान की या गेहूं की फसल काटते हैं या कोई दूसरी फसल भी काटते हैं, मूंगफली काटते हैं या दूसरा कोई भी अपना उस तरह से ले जाते हैं, तो उसमें दिक्कत ये आती है कि लेबर लगाना पड़ता है, क्योंकि आपके पास ट्रैक्टर का इम्प्लीमेंट नहीं है कि जो उस फसल को काट सके। तो सबसे पहले तो हमने इसमें फ्रंट में लिफ्ट दिया और फ्रंट में पीटीओ दिया। ये दो चीज, पीटीओ थोड़ा सा डिटेल में इन बताइए। सब सेगमेंट में आपको इंडिया के दूसरे किसी ट्रैक्टर में नहीं मिलेंगे। तो पीटीओ होती है कि जैसे अभी आपने पीछे रूटावेटर देखा है, आप देखेंगे तो इसमें पीछे रूटावेटर लगा है। हाँ, लगा है। इस रूटावेटर को चलाने के लिए इसको पावर टेक ऑफ बोलते हैं कि एक और पावर निकाला है हमने, उसको मैकेनिकल ड्राइव होता है जो इसको घुमाता है। तो वो सभी ट्रैक्टर्स में पीछे आता है जनरली। तो हमने एक आगे भी पीटीओ दे दिया। अब क्या है कि आप सिर्फ पीछे ही नहीं लगाएंगे, इस तरह का कोई भी इम्प्लीमेंट है आप आगे भी लगा सकते हैं। अच्छा, आप डबल लगा सकते हैं, एक पीछे लगा दीजिए, एक आगे लगा दीजिए, तो दोनों दो साथ बार आप चलेंगे। जुताई करेंगे वो एक ही बार में हो जाएगी। वाह, क्या बात। टाइम बचा आपका। दूसरी चीज कि जब आप ये देखते हैं कि मान लिया हमको फसल काटनी है, तो फसल तो आगे ही है ना ट्रैक्टर के। हाँ, बिल्कुल। तो एक रीपर, हमने रीपर भी डिजाइन किया, रीपर भी डेवलप किया फिर। ओके। तो अब क्या है कि जब हमने आगे फ्रंट में लिफ्ट दिया तो उसमें हमने रीपर लगाया। अब आपकी जो है गेहूं उससे की फसल है, कटाई हो आराम से काट के वो साइड में रखता है, और उसमें आप बांधने का भी प्रोविजन दे दिया है, दोनों सारे मतलब उस तरह के प्रोविजन दे दिए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अब जितने भी इम्प्लीमेंट्स हैं, अगर मान लिया आप बात करें कल्टीवेटर की, एमबी पुलाव की, लेबलर की और सीड ड्रिल की, या आप हॉलेज की बात करें ट्रॉली लगाने की, किसी भी चीज में आप अगर देखेंगे तो ये अगर डीजल इंजन के ट्रैक्टर्स की आप बात करेंगे, उसके कंपैरिजन में ये उससे बड़ा, अगर आप उस सेगमेंट की बात करते हैं तो ये उससे बड़ा इम्प्लीमेंट चलाने के लिए सक्षम है और चला रहे हैं किसान। तो एक भी कोई इम्प्लीमेंट्स हमने ऐसा नहीं रखा जो डेवलप ना किया हो। कुछ इम्प्लीमेंट्स ऐसे हैं कि जिनमें अभी अगर आप पुराने ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट्स पे आप बात करेंगे तो वो इम्प्लीमेंट्स का डिजाइन इस प्रकार का है कि वो ज्यादा पावर कंज्यूम करते थे। तो हमने उस पे भी इंजीनियरिंग लगा के उनको भी इस तरह से डेवलप किया कि वो कम कंजप्शन में पावर के आपको ज्यादा काम करके दे रहे हैं। इस तरह के भी इम्प्लीमेंट्स हमने डेवलप किए हैं। तो एक मतलब खेती का एक बिल्कुल अलग एक नया युग ही बना दिया है एकदम से, कि अब आपको जरूरत नहीं है कहीं कुछ करने की, और आप भी एक तरह से बाबूजी बन के एसी केबिन में बैठे और अपना काम करेंगे। इसको देख के भी लग रहा है कि ये बिल्कुल मैंने खुद चलाया है इसको। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस ट्रैक्टर को मैंने खुद चलाया है और मुझे कोई भी पुराने अनुभव की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे बहुत जानकारी, मतलब मैंने चलाया इसे हमारे रमेश के फार्म हाउस पे, तो हमने ये देखा कि बहुत ही इजी है। मतलब अब एक बात बताऊं मैं आपको, देखिए आपने चलाया है, बहुत अच्छा है, आपने देखा भी होगा। सबसे बड़ी बात यह कि हमने ड्यूअल सिस्टम दिया है। आपको स्पीड गियर बदलना है, इलेक्ट्रॉनिक है, बटन से बदलना। हाँ, वो मैंने बदला। और मैनुअल भी दिया है, क्लच भी है, लेकिन क्लच की जरूरत भी नहीं है, बगैर क्लच के भी आप चला सकते हैं। मैनुअल छुआ ही नहीं। हाँ, अच्छा, किसी भी गियर में आप इसको रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हैं बटन से। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो भी सारा सिस्टम दिया है। तो इजी टू ऑपरेट, इसलिए कहा मतलब इतना आसान है ये कि इसको चलाना मतलब बहुत ही आसान है जी। तो छोटे से बड़ा किसान भी इसको, बच्चा भी चला सकता है, बुजुर्ग भी। वही मैं कह रहा हूँ बिल्कुल। और छोटी जगह पे जो इसका जो सरफेस एरिया है वो कम है, तो टर्निंग रेडियस जो है वो एक बड़ी बात है कि छोटी जगह पे भी आप किसानी कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल तलांसर ये है कि ये ट्रैक्टर क्या क्या काम कर सकता है, क्योंकि आमतौर पे देखिए ट्रैक्टर को लेके ये होता है कि ट्रैक्टर मल्टीपर्पज होता है। देखिए संदीप जी, अभी मैं आपको इसमें थोड़ा सा और जोड़ देता हूँ आपसे इसमें, कि जैसे हम ट्रैक्टर को पावर किससे दे रहे हैं कि बैटरी से दे रहे हैं। तो बैटरी में भी बहुत सारे मिथक हैं। सबसे पहला तो ये भी है, मिथक नहीं है ये बल्कि सही भी है, कि बैटरी में आग लग जाती है। आपने देखा होगा स्कूटियां जल जाती हैं, टेक्निकल रीजंस होते हैं। तो मतलब जो चीजें जो ध्यान में रखने योग्य बातें हैं, मैं उन बातों पर आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो दूसरा ये है कि बैटरी की लाइफ क्या होगी। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। फिर बैटरी की कॉस्ट क्या होगी। ये तीन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा हिट करती हैं दिमाग में। तो देखिए इसमें जब हम आपको बता दें, आज इतना एडवांस्ड हो गया है बैटरी का जो मार्केट है कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक बैटरी 100 साल चलेगी। आपके पास उस तरह की भी बैटरी है।
हाँ, ये मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। ये मुझे अभी रिसेंट कुछ महीने पहले पता चला। जहाँ लखनऊ में हम रहते हैं वहाँ पे उन्होंने पूरा सिस्टम सोलर का कराया और वो एसी चला रहे हैं, मतलब बैटरी से। मतलब पहली बार मैंने ये देखा कि मतलब बैटरी इतनी ताकतवर हो सकती है। तो अब देखिए, हमने इसका बैटरी डिजाइन किया, हमने बैटरी का जो लाइफ लिया है वो 25 ईयर्स लिया है, 25 साल। आप बिलीव करेंगे? ओके, 25 साल में ना तो कोई इंजन चल सकता है ना कोई दूसरी चीज चल सकती है। मतलब अगर बैटरी अभी इसमें जो इंस्टॉल होती है, हाँ, उसकी लाइफ 25 ईयर्स। हाँ, ये बड़ी बात है। हाँ। और दूसरी बात, अब आप जैसे चार्जिंग का भी एक बड़ी चीज है, लोग समझते हैं कि हाँ, पता नहीं कितना लंबा टाइम चार्ज लगेगा, करेंगे। हाँ, चार्ज करेंगे और कितने देर तक खेती कर पाएंगे, कितनी देर तक खेती कर जाएंगे, हाँ, दोनों बड़े सवाल आते हाँ। हैं फिर इलेक्ट्रिक पे। तो इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आए, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हमने किए, बहुत कुछ किया, करने के बाद में बहुत सारी चीजें बदली गई, सालों लगे इस चीज पे भी। तो अल्टीमेटली जब हम अपने रिसर्च कंप्लीट किए तो हमने अभी उसको कंप्लीट, आप यूं ना कहिए, क्योंकि रिसर्च का कोई एंड नहीं होता, हाँ, एंड नहीं, चलती रहती है। लेकिन अभी जो चीज़ आप देख रहे हैं, अगर आप इसकी बात करें तो आप देखिए, इसमें हमने 2 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन ये कि आप 45 मिनट से लेके 60 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाता है, 1 घंटा मान लीजिए मैक्सिमम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी है, अगर आपके पास लो पावर है या आपके पास कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है कि जहां पर आप ज़्यादा जो है वो नहीं दे सकते, तो हमारे पास दूसरे चार्जर्स भी हमने रखे इसी सिचुएशन को देखते हुए, कि जैसे कहीं पर 3 फेज सप्लाई नहीं है, सिंगल फेज सप्लाई है, तो आप जब सिंगल फेज से चार्ज करेंगे तो ये 3 घंटे लेगा। तो यूं करके इन चीज़ों को भी हमने बिल्कुल फ्रेंडली बनाया और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में मौजूद है उसके अकॉर्डिंग बनाया। तो ये भी चीज़ें जो है अब जो आप बड़े उस पर हो गई हैं कि आप इमीडिएट चार्ज करिए, आप चलाइए। अब बात आपने जो बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि ये कितनी देर चलेगा, ठीक है। देखिए, हर एक चीज़ का एक कैपेसिटी होती है। अब जैसे आप इस मॉडल को अगर आप देखेंगे तो ये हमारा C25 सबसे छोटा मॉडल है, हालांकि हमने इसमें 120 हॉर्स पावर तक के भी ट्रैक्टर्स बनाए हैं, मॉडल है, ये बेस मॉडल है। और अगर हम एक हर मॉडल का एक आइडल वेट कैरिंग और एक जो कल्टीवेशन है, हर एक का एक आइडल इम्प्लीमेंट है। अगर आप आइडल इम्प्लीमेंट पर बात करेंगे तो ये 10 घंटे चलेगा। आप 10 घंटे चलाइए, उसके बाद में आप 1 घंटा चार्ज कर लीजिए, फिर से 10 घंटे के लिए रेडी हो गया। बहुत है 10 घंटा तो इस तरह की चीजें दी लगातार 10 घंटा तो वैसे भी ट्रैक्टर, किसान जनरली 6 से 8 घंटे चलते हैं, तो उनकी सुविधा को देखते हुए हमने कहा अपने खेत पे जाएगा, घंटे में पहुंचेगा, घंटे में आएगा, फिर जोतेगा भी, तो उस तरह से सारी सिस्टम को लेके चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया। शायद यही वजह है कि आपने इसको ईंधन फ्री बनाया, मतलब जो डीजल पेट्रोल से मुक्त ट्रैक्टर है ये। और अब हम थोड़ा ट्रैक्टर के बारे में जानना चाहेंगे कि पहला तो जो मुझे समझ में आया कि ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को कुछ लोग जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक जो कारें होती हैं, जो मैंने अनुभव किया है, तो कुछ लोगों का ये होता है कि क्या ये इतना ताकतवर होगा जितना डीजल पेट्रोल वाली कारें होती हैं। तो क्या ये इस ट्रैक्टर के साथ जो ताकत वाली बात है कि क्या ये ट्रैक्टर की क्या उतनी पावर होगी जितनी आम ट्रैक्टरों की होती है? संदीप जी, देखिए, ट्रैक्टर का जो वर्ड है ना, ये 2 शब्दों से मिलके बना है, ट्रैक्शन और टॉर्क, दोनों को मिलके ट्रैक्टर बनता है। तो ट्रैक्टर का बेसिकली काम है आपको खींचना, आप कोई भी यंत्र आप लगाएंगे उसका काम है बस खींचना उसको। तो इसमें पावर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और हमारे देश में देखिए, छोटा ट्रैक्टर है या बड़ा ट्रैक्टर है, वो पावर से ही जाना जाता है। तो लोग अपनी जो सहूलियत देखते हैं या अपना काम की जो क्षमता, उनको क्या क्षमता का ट्रैक्टर चाहिए, कितना उनको काम करना है, तो उनको पावर से ही उसको जो है जानते हैं। तो ये तो सबसे पहली बात थी। तो इसके लिए तो देखिए, अब आपको मैं इसका सिस्टम बताऊं, ऐसा कोई ट्रैक्टर नहीं जो हमने ट्रैक्टर लाके उसको खोला ना हो या हमने उसको चलाया ना हो, ठीक है ना। सारी इंजीनियरिंग करने के बाद में बहुत सारी चीज़ों को देखा कि हमको मैकेनिकल साइड पे हमको ये चीज़ें किसान को प्रॉब्लम आती है, उन सबको बदलना है। पहले तो उस पर वर्क किया। उसके बाद में दूसरा चैलेंज ये था कि हमको डीजल इंजन हटाने हैं। अब आप देख ही रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो आने वाला समय है वो इलेक्ट्रिक का है। तो अगर मान लिया हम कोई चीज डीजल इंजन पर डेवलप कर भी देते तो उसमें क्या डेवलपमेंट था? कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था।
डेवलपमेंट क्या है कि आप एक नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की बात करें या उसको डेवलप करके लेकर आए, दैट इज डेवलपमेंट। तो हमने सबसे पहले यही रखा कि हमको इंजन को रिप्लेस करना है। मैकेनिकल पार्ट पे जब हमने देख लिया कि हमको ये चीज़ें हमको शॉर्ट आउट करने के बाद में ये रिप्लेस करनी है या इनमें संशोधन करना है या इस तरह की डिजाइन करनी है, वो किया। उसके बाद में फिर ये था कि अब हमको पावर का देखना है। तो पावर में देखिए दो चीज़ें होती हैं। जो डीजल इंजन्स होते हैं उनमें आप देखते हैं कि डीजल जो बर्न होता है तो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है अकॉर्डिंगली वो उसका पावर ट्रांसमिट करता है। तो डीजल बर्न होने के बाद में फिर वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस को होने में जैसे कि आपने थ्रोटल दिया या आपने जैसे मान लिया एक्सीलेटर दिया, तो इंजन को उतने आरपीएम बनाने में या उतना डीजल को बर्न करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। इसको हमारे किसान भाई कहते हैं कि आरपीएम तोड़ दिया ट्रैक्टर ने। तो आरपीएम तोड़ने का मतलब यही होता है कि पीछे उसको पावर ज्यादा चाहिए होती है और उतना इंस्टेंट पावर वो डिलीवर नहीं कर पाता है। इसको किसान भाई बोलते हैं कि आरपीएम तोड़ रहा है ट्रैक्टर, अच्छा नहीं है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। इसी को पावर कहते हैं। जो आपने सवाल उठाया, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि हमारे किसान भाई सिर्फ और सिर्फ इसी एक बात को जानते हैं। वो पावर को ही समझते हैं। तो अब इसके लिए हमारे पास दो चीजें थी। देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक का हमने जो है डिसाइड कर लिया कि हमको आने वाला फ्यूचर इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक पे ही जाना है, तो इलेक्ट्रिक का संदीप जी कुछ फायदे भी हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इसमें आपको इंस्टेंट टॉर्क मिलता है। डीजल इंजन जब आपको 1 मिनट लगेगा अपनी पूरी पावर डिलीवर करने में, तो ये कुछ सेकंड्स में आपको पावर डिलीवर कर देता है। तो एक तो आपको स्पीड ज्यादा मिल गई, दूसरा ये कि स्पीड ज्यादा मिलने से आपको जो है टाइम कंज्यूम कम हुआ आपको उतना खेती करने में। तीसरी सबसे बड़ी बात आती है कि अब उसको ड्राइव कैसे करेंगे। तो ड्राइव करने के लिए पावर चाहिए। तो अब आपने मान ली इलेक्ट्रिक मोटर लगाया, तो इलेक्ट्रिक मोटर तो आप जानते हैं कि आधा हॉर्स पावर से लेके 1000 हॉर्स पावर 5000 हॉर्स पावर तक की मोटर से आती हैं। मोटर्स की भी टेक्नोलॉजी होती है। तो उसमें हमने बेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया। उसमें हम लोग गए कि एक आपका जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, BLDC मोटर होती है, AC सिंक्रोनस मोटर होती है, ठीक है। तो इसी तरह से PMDC होती है। तो ऐसे ही हमारे कंसेप्ट हैं जिसके हमको जो इलेक्ट्रिक जो मोटर्स मिलती हैं कि भी इन कंसेप्ट पे अभी है। तो हमने इस तरह से उसमें डिसाइड किया कि हमको इस मोटर पे। तो यहाँ एक बात की बिल्कुल गारंटी है कि जो आम ट्रैक्टर जो आज तक प्रयोग होते रहे हैं किसानी में, उनसे कहीं ताकत में ये कम नहीं है। अगर आप उसके कंपैरिजन में करेंगे तो ये उससे मतलब आप कह सकते हैं 1.5 से 2 गुना ज्यादा पावर देता है। अच्छा, हाँ, फिर ये तो बहुत बढ़िया बात अच्छा है। ये मिथक भी है। लोग कैसे सोचते हैं इसको, देखिए मैं कई किसानों का उदाहरण आपको देता हूँ। तो किसान कहते थे कि भाई देखो हमारा तो बैटरी से ट्रैक्टर स्टार्ट करते थे, वो तो सेल्फ ही नहीं लेता है, बैटरी में दम ही नहीं है। दम ही नहीं है, एग्जैक्टली। तो जब इस तरह के मिथक हैं, आप ये देखिए आज बैटरी से ट्रक चल रहे हैं। वही एग्जैक्टली, बैटरी से बसें चल रही हैं। तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि अभी लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि बैटरी क्या कर सकती है। तो अब तो आपने देखा कि कारें भी बैटरी से चल रही हैं। वही तो जब कारें 100 150 की स्पीड से दौड़ रही हैं तो बैटरी की ही पावर है वो। तालान सर, इसके इन्वेंशन में मैं निश्चित तौर पे मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। खैर आपने ये नहीं कहा, ये आपका बड़कपन है। आप ऐसे खानदान से आते हैं कि निश्चित तौर पे आपको आर्थिक संकट नहीं आया होगा, लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ कि इसको बनाने में एक आर्थिक रूप से भी एक बहुत बड़ी ताकत की जरूरत पड़ी होगी। आपका अपना खुद का बहुत बड़ा समय लगा होगा। आप प्रधान भी रहे हैं यहाँ के, तो वहाँ लोगों को भी एक बहुत बड़ा समय दिया होगा आपने। आप देख सकते हैं दर्शक लोग, यहाँ पे सर के घर में इंडियन बैंक की शाखा है, तो आप समझ सकते होंगे कि किस तरह का व्यक्तित्व है सर का, किस तरह की जिंदगी होगी, कितने सामाजिक लोगों से सर को सारोकार रखना पड़ता होगा, कितने समाधान करने पड़ते होंगे। ऐसी स्थिति में क्या कभी सरकार की तरफ से आपको कोई अप्रोच किया गया या आपने कभी सरकार से किसी तरह की इस इन्वेंशन के लिए, क्योंकि सरकार से मैं ये बात, सरकार को आप देखिए तो 24 घंटे में 22 घंटे किसानों की बात करती है। संसद से लेके सदन तक यही बात होती रहती है, किसान की स्थिति ठीक करनी है, किसान को बेहतर करना है, किसान की आय दुगुनी करनी है। आज जो एक ट्रैक्टर किसान
कि लागत को लगभग शून्य कर दे रहा है। तो क्या इस ट्रैक्टर के लिए कभी कोई आपको सहयोग आई सरकार से, या आपने कभी अप्रोच किया? इसमें देखिए संदीप जी, आपने भी बड़ा एक मार्मिक सवाल पूछा है। दो चीजें होती हैं कि जब हम कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले यही आता है कि उसका जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें की फंड फ्लो क्या रहे। बिल्कुल, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये चैलेंज हमारे सामने भी था। तो हमारे पास क्या था कि मेरे अपने जीवन की जो जमा पूंजी थी, वो मेरे बाप दादाओं की जो जमा पूंजी है, वो निश्चित तौर पे स्टेक पे लगाने के लिए मेरे पास यही था। और एक चूंकि देखिए, एक जमींदार फैमिली से आपको एक कुछ चीजें विरासत में मिलती हैं, जैसे कि लोन नहीं लेना है। मना करते हैं भाई नहीं, अपने बलबूते करो जो काम करना है। तो पहला तो यही एक चैलेंज था, तो लोन पे नहीं जाना था। तो वही बात पिताजी ने भी कहा कि भाई नहीं, आपको लोन नहीं लेना है, आप जितना है जैसे हो वैसे ही करो। तो उसका फायदा भी ये हुआ कि हमने चीजों को महंगा ना करते हुए एक बहुत ही बजटरी कॉस्ट पर हम उनको लेकर आए, और अपने ही सोर्सेस से उसको कंप्लीट भी किया। और मैं इसमें देखिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ अपने उन सारे मित्रों के लिए, चाहे वो पूसा साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है आपका जो यहाँ पर दिल्ली में है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो है। मेरे कुछ मित्र हैं जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में हैं, मेरे कुछ मित्र हैं जो कैलिफोर्निया में हैं, मेरे कुछ मित्र हैं जो सिंगापुर में हैं, और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को भी हेड करते हैं। तो इंजीनियरिंग कॉर्पोरेट कल्चर का एक नेटवर्क है, उसका मुझे बड़ा फायदा मिला, और मेरे उन सभी मित्रों ने बड़ी मदद की। तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ चीज़ें डेवलप करके दी, अपना टाइम खर्च किया, लेकिन कोई पैसा नहीं लिया। उस तरह से हमने चीज़ों को मैनेज किया। आउट ऑफ देम देखिए पैसा तो लगता ही है, फिर भी कोई चीज़ आप डेवलप करते हैं, उसको 10 बार बिगाड़ते हैं, 10 बार बनाते हैं, तो उसमें पैसा तो जाता ही है। वो सब लगा, तो उसमें बहुत सारा टाइम भी लगा। एक कोई महीनों की सालों की बात नहीं है, मतलब इसमें दशकों लग जाते हैं। तो उस तरह से लगा भी टाइम, 6-7 साल हमको इसको लगे डेवलप करने में, क्योंकि प्रैक्टिकल भी करने थे, फील्ड के ट्रायल्स भी करने थे, फिर किसानों की ओपिनियन भी लेनी है। वो सारी चीज़ों को क्लब करके तब हमने कोई एक चीज़ बनाई। अब जो आपने बात की, देखिए सरकार के लिए, हालांकि हमने सरकार को कभी कोई फंडिंग के लिए अप्रोच नहीं किया, लेकिन मैं आपको अपनी अपेक्षाएं बताता हूँ, और जो कि हमारे देश के किसानों के लिए बहुत जरूरी भी है। आप देखिए, देश का किसान आज भी ट्रैक्टर लोन पे लेता है। हाँ, लोन पे लेता है, ठीक है। तो और उसको लोन नहीं चुका पाने के कारण जनरेशन बीत जाती है, वो लोन नहीं चुका पाता, आत्महत्या करते हैं। बहुत सारे सुसाइड केस इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो इस बारे में मुझे सरकार की कोई गंभीरता नजर नहीं आई। दूसरी बात, अब आप उस पर आइए कि आप ईवी सेक्टर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में आप देखते हैं कि सरकार ने फेम 1 फेम 2 जो अपनी पॉलिसी लेकर आई। दूसरा कहती है कि भी हम सब्सिडी देंगे। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के लिए सब्सिडी सरकार ने शुरू किया, अभी वो भी नहीं मिल रही है लोगों को। ठीक है। तो आप जब 2 व्हीलर को सब्सिडी दे सकते हैं, आप फेम के अंतर्गत आप बसों को, ट्रकों को सब्सिडी आप दे सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, आप इंडस्ट्री को सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन आप अपने देश के 80% जो किसान हैं उनको आप सब्सिडी नहीं दे सकते। तो आप अचंभा मानेंगे कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का सब्सिडी के नाम पे कहीं कोई कॉलम ही नहीं है। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। इसके अलावा आप देखिए, इतना ही नहीं, आज ट्रैक्टर पे 12% जीएसटी भी है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने जीएसटी वाली कही। चाहे तो जीएसटी कम करके किसानों को मदद कर सकती है। एक बार हमारे कुछ पत्रकार मित्रों ने उत्तर प्रदेश में कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, उनसे सवाल किया कि ये ट्रैक्टर को आप जीएसटी फ्री क्यों नहीं कर देते। तो उन्होंने कहा, हंसुआ और खुरपी तो जीएसटी फ्री है ना। मतलब ये किसानों पे एक तरह से तंज करना हो गया कि मतलब आप खुरपी, हंसुआ, इस तरह की बात जो कर रहे हैं, मतलब फावड़े पे जीएसटी नहीं, क्या आप मजाक। तो देश की अर्थव्यवस्था को देखिए, हमेशा जब चलाया है किसानों ने चलाया है, आज भी किसान ही आपका, जब आप अन्नदाता तो कहते हैं आप उसको, तो लेकिन आप उसको सम्मान नहीं देते, उसको सुविधा नहीं देते हैं उसको। जबकि सबसे बड़ा कंज्यूमर भी किसान ही है। आपकी इंडस्ट्री में जो भी माल बन रहा है उसको कौन कंज्यूम करता है? बिल्कुल सही, उसको तो किसान ही खरीदता है। तो अगर आप देखिए 8 लाख का ट्रैक्टर आप खरीदने जाएंगे, सरकार को 1 लाख रुपए टैक्स आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल, शायद थोड़ा ज्यादा ही।
हाँ, तो जब आप देखिए तो आज किसान ये सोचता है कि 1 लाख रुपया मैं सरकार को टैक्स दे रहा हूँ हाँ, ट्रैक्टर पे, बिल्कुल सही, तो उसके लिए कितना बड़ा जो है ना एक दुख की बात। दुख की बात है ये, और इस पे इसका समाधान तो होना सरकार चाहिए। बिल्कुल इस तरफ नहीं तो देखती है। शायद अगर ये वीडियो सरकार के किसी नुमाइंदे तक पहुंचे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो एक बार गोपालगढ़ की तरफ रुख करिए और इस ट्रैक्टर को देखिए, समझिए, और अगर लगता है कि इसे आपको अपने स्तर पे इसको लॉन्च करना चाहिए या अपने स्तर पे इसके लिए कुछ किया जा सकता है, एक किसान जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी इसको बनाने में, तो हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से एक पहल होनी चाहिए। क्योंकि निश्चित तौर पे जहाँ तक मैं तलान जी को जानता हूँ, स्वाभिमानी हैं, खुद नहीं जाएंगे आपके पास, लेकिन अगर आप वाकई किसान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो एक बार इस गोपालगढ़ में इस वर्देन ट्रैक्टर का रुख जरूर करिए। चलिए, ये तो बात थी सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है, ये एक लंबा प्रोसीजर है। आप तक उनको पहुंचते पहुंचते या आपकी बात उनको पहुंचते पहुंचते कितना समय लगेगा, ये एक अलग अनुभव हो गया। जब मैंने अपना ये आपका ट्रैक्टर चलाया रमेश के फार्म हाउस पे, तो उसको अपने पेज पे डाला था, तो बहुत सारे लोग ने ये पूछा कि भाई ट्रैक्टर कहाँ से पाए हो। पहला सवाल तो ये था, पाए हो तो कितने में पाए हो, मतलब कितने में लिए हो। तो एक यहाँ ये सवाल है कि अगर हम किसी भी सब्सिडी की ना बात करें, किसी भी सरकार की तरफ से सहायता की ना बात करें, और हमको अपने गांव में, जो मेरा गांव कुशीनगर पथरवा में है, अगर वहाँ पे हमें ये ट्रैक्टर चाहिए या कहीं भी चाहिए, तो इस ट्रैक्टर को परचेज करने के लिए, आपके बेस मॉडल को परचेज करने के लिए हमें कितने खर्च करने पड़ेंगे? संदीप जी, ये भी बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि एक ये भी लोगों के दिमाग में सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इतने सारे फीचर्स हैं, हाँ, फिर मेंटेनेंस फ्री है, हाँ, कोई इंजन का मेंटेनेंस नहीं है, कोई वो नहीं है, फिर बैटरी की लाइफ 20 साल है, तो कोई खर्चा होना नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं ये बहुत महंगा होगा। हाँ, बिल्कुल, ये भी एक बड़ा चैलेंज था। देखिए, जब हमने इसको शुरू किया, इसका आविष्कार किया, तो हमने पहले नोट डाउन किया कि चैलेंजेस क्या क्या है। तो उनमें सबसे बड़ा चैलेंज ये भी था, क्योंकि हमारे जो किसान हैं उनके पास पैसा नहीं होता खरीदने के लिए। आप जानते हैं कि वो लोन लेके जो है ट्रैक्टर खरीदते हैं। तो इस बात को बड़ा हमने केयरफुली किया। तो जिन चीज़ों को हमें मार्केट से लेना था, हमने उनको मार्केट से नहीं लिया, हमने उनको खुद बनाया अपने यहाँ पे, अपने इन हाउस, अपने उसमें जो है अपने यूनिट के अंदर सब चीज़ों को डेवलप किया, वहीं पर बनाया, ताकि हम उस कॉस्ट को बचा सकें जो एक थर्ड पार्टी को उसका प्रॉफिट जाता है। और आपको यकीन नहीं होगा, आप इस सेगमेंट में अगर आप डीजल ट्रैक्टर देखेंगे तो डीजल ट्रैक्टर से भी ये सस्ता है। अच्छा, है ना आश्चर्य की बात? बहुत बड़ी बात है ये तो। अगर आप कोई भी 25 हॉर्स पावर का आप ट्रैक्टर का डीजल का प्राइस आप ले लीजिए, तो कोई भी ट्रैक्टर आपको 5 लाख से कम का नहीं मिलेगा। अच्छा, और इसी को हमने ध्यान में रखते हुए इसकी कॉस्ट उससे कम रखी है। अब रही बात डिलीवरी की, तो देखिए दो चीजों पर अभी भी हमने थोड़ा अभी मैं थोड़ा सा यहाँ रोकूंगा आपको। लगभग बेस प्राइस कितने की आ जाएगी? अब मैंने वही बताया कि आप अगर मान लिया आप इसके लिए जाना चाहें तो 4.5, 4.25, 4.5, मतलब 4 तक में, तो उस रेंज में किसान को जो है मिल जाएगा बेस मॉडल। हाँ। अब इसके बाद में जैसे मान लिया हमने डिलीवरी नेटवर्क रखा है, तो डीलर नेटवर्क को हम अभी इसीलिए थोड़ा सा रोक रहे हैं। हालांकि डीलर के लिए बहुत लोग अभी जो आ रहे हैं कि हमको डीलरशिप दे दीजिए। हाँ, ये भी एक सवाल है कि मिलेगा कैसे। हाँ, तो अभी हमने क्या किया है कि अभी हम इसको जो है ना कंपनी से डायरेक्ट डिलीवर कर रहे हैं, ताकि किसान को सस्ता पड़े। नहीं तो फिर एक डीलर का भी एक खर्चा जुड़ जाएगा उसमें, उसकी भी एक कॉस्ट जुड़ेगी उसमें। तो ये सब चीजें उसमें जो है ध्यान में रखते हुए कंपनी इसको खुद ही डिलीवर करने का हमने जो पॉलिसी बनाया, उसी पॉलिसी के तहत हमको देश के हर एक कोने में हम इसको डिलीवर कर रहे हैं। चलिए, अब तक तो हमें ये समझ में आ गया कि हमको बेस मॉडल जो है विदाउट डीलर नेटवर्क, बेस प्राइस हमें 4 के अराउंड में, 4 लाख के अराउंड में ट्रैक्टर मिल जाएगा, अगर किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं होती है तो। अब सवाल यहाँ पे तलान सर ये है कि जब कोई भी व्यक्ति ये ट्रैक्टर लेगा और चलाएगा, निश्चित तौर पे कोई भी हम कुछ भी खरीदते हैं, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, ट्रैक्टर में, कार में, सर्विस एक बड़ा पार्ट होता है। तो जब भी अगर उनको समस्या होती है देश के कोने कोने में, चूंकि आप इसको लेके जाएंगे, तो सर्विस सेगमेंट का थोड़ा सा इसमें हिंदी भाई बहुत ही आपने एक जो है कहते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत जरूरी था जो आपने किया है।
देखिए हम कहते हैं कि ये मेंटेनेंस फ्री है, इसमें सर्विस की जरूरत नहीं। तो हमने उस कंसेप्ट को साकार करने के लिए जो कदम उठाए हैं मैं आपको वो थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं जिसको किसान खुद ना देख सकता हो। इसके लिए हम जब ट्रैक्टर डिलीवर करते हैं तो हम 2 दिन का ट्रेनिंग किसान को देते हैं। अच्छा, प्रशिक्षण देते हैं कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसका समाधान क्या है, क्योंकि नया कंसेप्ट है तो अभी लोगों को समझ नहीं है। ओके। डीजल इंजन में तो देखते हैं कि ऑयल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिल्टर चौक है कि नहीं है, बिल्कुल, या कहीं से लीक कर रहा है तो उसको देख लेगा वो। दूसरा है कि मार्केट में अभी इसके इंजीनियर भी नहीं होंगे। तो इसमें हमने 2 चीजें दी हैं कि जैसे इसके डैशबोर्ड में जो एरर आएगा वो बताएगा आपको, आपके मोबाइल से पता चल जाएगा कि भी आपके ट्रैक्टर में इस पार्ट में एरर आ रही है। ठीक है। तो जो चीजें हमने इसमें ऐसे हर एक सिस्टम ऐसा दिया है कि आप उसको निकालिए और दूसरा लगा दीजिए। तो जो हम किट देते हैं, जो इसेंशियल ऐसे कुछ आइटम्स हैं जो हम इसके साथ में देते हैं, जनरली कुछ नहीं है, स्विचेज हैं। जैसे इलेक्ट्रिक स्विच है, उसने काम नहीं किया, हालांकि हमने मैकेनिकल सिस्टम भी दिया है, आप मैकेनिकल से चला लीजिए, लेकिन उस स्विच को आप खुद बदल सकते हैं। तो पहली बात तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, फिर भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो हमने इसमें जो IoT बेस जो दिया है, तो हम यहीं से उसको जो है ना फॉल्ट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि भाई यहाँ पर ये फॉल्ट आया है इसमें, उसकी रेमेडी या तो टेलीफोनिकली बता दी जाएगी तो किसान खुद कर लेगा, नहीं भी करेगा तो उस केस में ये कि फिर हमने 24 आवर्स का सर्विस का अपना वो रखा है कि 24 घंटे में हमारा इंजीनियर उसको अटेंड करेगा ही करेगा। क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है। देखिए किसान भाई, मैं किसान हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर मेरी फसल का टाइम अभी जुताई का आ गया और मेरी फसल अगर मान लिया 1 दिन 2 दिन तो चल जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा लेट होती है तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। तो आप समझिए कितना एसेंशियल है ये। बहुत एसेंशियल। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत। नहीं, इवन ये तो कार में भी होता है कि और हमारी कार पंचर हो जाती है तो एक बड़ा दिक्कत होती है। अच्छा, दूसरी चीज बताएं आपको, हमने वारंटी भी इसलिए रखी है कि अगर आपका एक नट भी अगर टूट जाता है, हाँ देखिए ये आपने खुद ही खराब हो जाता है, वारंटी के बारे में भी बता दीजिए। तो ये उस वारंटी में कवर होगा। हम उसको ये नहीं कहते कि ये वियर एंड टियर है। अच्छा, नहीं। तो क्या वारंटी है इसको? अभी जैसे मान लिया हर एक मैकेनिकल पार्ट पे जो भी हमारा इन हाउस इतना बना हुआ है, सभी में हमने 3 साल का स्टैंडर्ड वारंटी दिया है। ठीक है। और हमने 7 साल का वारंटी दिया है बैटरी पे। 7 साल का? 7 साल का। तो हमारी वारंटी का मतलब है कि अगर कोई पार्ट आपका खराब है तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट, आपको कुछ नहीं करना, उसमें पार्ट ही रिप्लेस करेंगे। क्या बात। तो इसलिए टेंशन नहीं देना है किसान को, जो है आराम से सब सुविधाजनक चीजें मिलनी चाहिए, ये हमारा ध्येय है। उसी ध्येय को लेके हमने इसको बनाया है और यही हम रखेंगे। हमारा ध्येय पैसा कमाना नहीं है, हमारा ध्येय कि नहीं, आपने ऑलरेडी इतना बड़ा, आप देख सकते हैं किसान, ये किसान ही कर सकता है, क्योंकि किसान में वो दिलेरी होती है, किसान में क्या कहें वो क्षमता होती है जो ये कर सकता है। और वाकई ये किसान नेता का अद्भुत इन्वेंशन है ये। और इसके लिए निश्चित तौर पे मैं आपके परिवार को भी, क्योंकि परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी एक क्रांतिकारी, एक वैज्ञानिक या कोई भी ऐसा व्यक्ति इस तरह का स्टेप लेता है तो वहाँ पे परिवार का समर्थन भी जरूरी होता है। ये एक बड़ा आपके लिए अच्छा रहा। हम सभी उम्मीद करते हैं कि ये ट्रैक्टर हर घर, हर किसान तक पहुँचे, उसके किसान की लागत की लागत कम हो और वो अच्छे से खुशहाल किसानी कर पाए। ये थे योगेश तालान, किसान योगेश तालान, जिन्होंने अपनी पढ़ाई, अपने क्षमता, अपने आर्थिक संबलता का किसानों के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि बलिदान किया है अपने आप को। एक तरह से क्रांतिकारी कदम है ये। और मैं चाहूँगा कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि सब तक ये बात पहुँच सके। धन्यवाद। नमस्ते।